आज मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अटर्नी वू के 14th एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगी। ये एपिसोड पिछले एपिसोड का कंटिन्यूएशन है, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो मैं ऊपर आई बटन में डाल दे रही हूँ। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि जंग मियोंग को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है क्योंकि कोर्ट में उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और दर्द की वजह से वो गिर गया था। जंग मियोंग फोन पे किसी को बता रहा था कि उसे स्टोमक कैंसर है, पर चिंता की उतनी बात नहीं क्योंकि 4th स्टेज नहीं है, 3rd स्टेज ही है, तो सर्जरी से ठीक होने के चांसेस है। बाकी लोग भी उसके साथ ही थे और यंग वू उसकी बात सुनकर अपने फोन से पढ़कर बताने लगती है कि स्टेज 3 है, तो ये मतलब नहीं कि सब सही रहेगा और सिर्फ 30 से 40% लोग ही 5 साल तक सरवाइव कर पाते हैं। चोइसो यंग वू को रोकने की कोशिश करती है पर वो सुनती ही नहीं, तो बात चेंज करने के लिए जुनहो जंग मियोंग से सर्जरी के बारे में पूछता है, तो वो बताता है कि उसने सोल में सर्जरी का अपॉइंटमेंट ले रखा है। जंग मियोंग ने हॉस्पिटल का खाना छुआ तक नहीं था, तो यंग वू कहती है कि मे बी वो लोग उसके फेवरेट रेस्टोरेंट हैंडबुक नूडल्स से मीट नूडल्स लेकर आए, तब मे बी वो खा ले। पर दिक्कत ये थी कि वो रेस्टोरेंट अब बंद हो चुका था। यंग वू कहती है कि वो लोग ओनर के पास जाकर बोलेंगे कि ये ऐसे अटर्नी के लिए है जो स्टोमक कैंसर से मर सकता है। जंग मियोंग कहता है कि ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है और सबको केस पे ध्यान देने बोलता है। एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको फ्यूचर में अपलोड होने वाले एपिसोड्स की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। बाहर निकलकर यंग वू कहती है कि हैंडबुक नूडल्स के ओनर को ढूंढकर जंग मियोंग को वो मीट नूडल्स खिलाना ही चाहिए क्योंकि पता नहीं उसके पास कितना समय है। सब लोग मान जाते हैं और अप एंड डाउन नाम का गेम खेलकर टीम्स डिसाइड करते हैं। चोइसो और क्योन एक साथ जाते हैं और बाकी चारों एक साथ। यंग वू बाकी लोगों के साथ एक दूसरे रेस्टोरेंट हैंगबुक नूडल्स के ओनर से मिलती है और उससे पूछती है कि उसे हैंगबुक नूडल्स के ओनर के बारे में कुछ पता है, तो वो बताता है कि वहाँ का ओनर उनकी रेसिपी चुराकर यूज करता था, पर एंड में उनसे कम्पीट ही नहीं कर पाया और रेस्टोरेंट बंद हो गया। ये सारी बातें वहाँ का एक दूसरा एम्प्लॉय बड़े ध्यान से सुन रहा था, जिसको जुनहो नोटिस कर लेता है। ये आदमी ज्यादा कुछ नहीं बताता और बोलता है कि हैंगबुक नूडल्स के नाम से उसे हेडेक हो जाता है। इधर चोइसो और क्योन वहाँ के लोकल लोगों से इंफॉर्मेशन ले रहे थे। एक लेडी बताती है कि हैंगबुक नूडल्स का नूडल्स बहुत टेस्टी हुआ करता था, पर ओनर रातों रात शॉप बंद करके चला गया क्योंकि वो हैंगबुक नूडल्स से कम्पीट नहीं कर पा रहा था। और कम्पीट करता भी कैसे, हैंगबुक नूडल्स वालों ने टीवी और इन्फ्लुएंसर्स की मदद से अपने रेस्टोरेंट को पॉपुलर बनवाया था। जुनहो को हैंगबुक के एक एम्प्लॉय का बिहेवियर थोड़ा अजीब लगा था, तो वो उसके काम खत्म होने का वेट कर रहा था। उसके निकलने पे जुनहो उसको फॉलो करता है, तो देखता है कि वो हैंगबुक नूडल्स जाकर बिल्लियों के लिए खाना निकाल रहा था। वो आदमी अचानक जुनहो को देखकर हड़बड़ाकर गिर जाता है। उससे बात करने पे जुनहो को फिर पता चलता है कि ये आदमी पहले हैंगबुक नूडल्स में ही काम करता था, पर हैंगबुक नूडल्स के ज्यादा पैसे ऑफर करने पे वो वहाँ चला गया था। ये आदमी ये भी बताता है कि हैंगबुक ही ओरिजिनल है। हैंगबुक का नाम तो पहले कुछ और था, पर उसको हायर करने के बाद हैंगबुक के सिमिलर नाम रख लिया और फिर एड्स की मदद से हैंगबुक के सारे कस्टमर्स भी चुरा लिए। जुनहो पूछता है कि ओनर गया कहाँ, तो वो बताता है कि ओनर ने एक बार कहा था कि वो ऐसी जगह जाना चाहता है जहाँ पहाड़ और पानी दोनों अच्छे हो। जुनहो वापस आकर सबको ये बात बताता है, तो यंग वू को याद आता है कि जब वो लोग हैंडबुक नूडल्स गए थे तो वहाँ पे बहुत सारे लेटर्स थे जो कि माउंटेन वाटर नर्सिंग होम से भेजे गए थे। यंग वू अपने दिमाग से जूम करती है तो उसे लेटर्स में लिखा एड्रेस भी याद आ जाता है। ये लोग प्लान बनाते हैं कि जुनहो और यंग वू नर्सिंग होम जाकर ओनर को ढूंढेंगे। अगले दिन जुनहो और यंग वू नर्सिंग होम जाते हैं और वहाँ के रिसेप्शनिस्ट को वो लेटर्स दिखाते हैं। लेटर्स देखकर वो कहती है कि अच्छा, ये आदमी, इसकी मॉम तो हमारे ही नर्सिंग होम में रहती है। वो कहती है कि ये आदमी महीने में एक दिन विजिट करता ही है, इसलिए उन्हें पता नहीं चला कि लेटर्स उसे मिल नहीं रहे। जुनहो उसकी मॉम से मिलने की बात पूछता है, तो रिसेप्शनिस्ट कहती है कि अगर वो लोग मिले भी तो बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसकी मॉम को तो सीवियर डिमेंशिया है, वो नॉर्मल कन्वर्सेशन कर ही नहीं पाती। ये सुनकर जुनहो और यंग वू वहाँ से निकल जाते हैं। तभी यंग वू को जंग मियोंग का कॉल आता है। वो पूछता है कि वो कहाँ है, तो यंग वू हड़बड़ा जाती है और कहती है कि वो लोग हैंडबुक नूडल्स के ओनर को बिल्कुल नहीं ढूंढ रहे। जंग मियोंग कहता है कि वो लोग जेजू आइलैंड केस के लिए आए हैं, उन्हें ट्रायल की तैयारी करनी चाहिए।
अगला सीन हम कोर्ट का देखते हैं, जहां अपोजिशन लॉयर हेडमोंग से क्वेश्चंस पूछ रहा था। हेडमोंग बताता है कि जब रोड कंस्ट्रक्शन की बात हुई थी तभी से वो लोग अगेंस्ट थे, क्योंकि उससे टेम्पल का एनवायरनमेंट खराब हो जाता। बहुत से पेड़ कटते, कार एक्सीडेंट्स की वजह से बहुत से लोगों और जानवरों की जान जाती। उस समय टेम्पल के ऑब्जेक्शन के बाद भी हाईवे बनाया गया और बदले में उनसे कल्चरल हेरिटेज एडमिशन फी कलेक्ट करने को बोला गया। टेम्पल वालों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो लोग ये सोचकर मान गए कि अगर लोगों से पैसे मांगे जाएंगे तो लोग उधर से कम आएंगे। यंगवू फिर हेडमोंग को क्रॉस एग्जामिन करती है और पूछती है कि टेम्पल को एडमिशन फीस से कितना प्रॉफिट होता है। हेडमोंग को एग्जैक्ट नंबर्स पता नहीं होता, तो यंगवू कोर्ट को बताती है कि टेम्पल को हर साल 1 बिलियन वॉन का प्रॉफिट होता है एडमिशन फीस से। यंगवू के पूछने पे हेडमोंग बताता है कि एडमिशन फीस से कलेक्ट हुए पैसों से टेम्पल के मेंटेनेंस और रिपेयर में यूज किया जाता है। इस पे यंगवू कहती है कि टेम्पल के मेंटेनेंस और रिपेयर के लिए ऑलरेडी कल्चरल हेरिटेज एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पैसे मिलते ही हैं। यंगवू टेम्पल के खर्च को डिटेल में बताने को कहती है, तो हेडमोंग कहता है कि वो टेम्पल की प्राइवेट इंफॉर्मेशन है तो नहीं बता सकता। इधर हॉस्पिटल में जंगम्योंग की एक्स वाइफ उसे डांटते हुए कहती है कि कोर्ट तक जाने की हालत नहीं है तो तुम यहाँ कर क्या रहे हो, तुम्हें सॉल वापस चले जाना चाहिए। तभी यंगवू आकर कहने लगती है कि उसके क्लाइंट का पॉइंट सही है, जब मंदिर जा नहीं रहे तो फीस क्यों देना, पर उसके बाद भी वो लोग केस हारते हुए क्यों दिख रहे हैं। फिर यंगवू और जंगम्योंग आपस में डिस्कस करते हैं कि उन्हें अपने पॉइंट्स पे थोड़ा और लीगल जस्टिफिकेशन डालना चाहिए। दोनों को इतना डिस्कशन करता देख जंगम्योंग की एक्स वाइफ बाहर चली जाती है। यंगवू जब बाहर निकलता है तो वो कहती है कि आज भी जंगम्योंग बिल्कुल नहीं बदला, मेरे से बात करने से ज्यादा इंटरेस्ट उसे अपनी कलीग से बात करने में आता है, जिसे वो रोज ही देखता है। वो कहती है कि उसने जंगम्योंग को छोड़ दिया था क्योंकि जब वो उसके साथ भी होती थी तो उसे अकेला ही लगता था, वो खुश नहीं थी। यंगवू को उसके डैड का कॉल आता है हालचाल पूछने। यंगवू उनसे पूछती है कि वो जुनू से क्यों मिलना चाहते थे। वो कहते हैं कि वो देखना चाहते थे कि वो उनकी बेटी को खुश रख सकता है कि नहीं, उसका ध्यान रख सकता है कि नहीं। यंगवू कहती है कि जुनू तो उसका बहुत ख्याल रखता है, पर उसे नहीं लगता कि वो जुनू को खुश रख पाएगी। ये सब कहते हुए वो थोड़ा इमोशनल हो जाती है। अगले दिन यंगवू जुन्हो के साथ डॉल्फिन्स देखने जाती है। यंगवू कहती है कि अब उन्हें डेट नहीं करना चाहिए। जुन्हो ये सुनकर शॉक्ड रह जाता है और रीजन पूछता है। यंगवू कुछ नहीं बताती। बातों के दौरान यंगवू को केस से रिलेटेड कुछ याद आ जाता है और वो फिर उसी बारे में बोलने लग जाती है। ये देखकर जुन्हो बहुत दुखी होता है और चिल्लाकर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक जोक हूँ क्या? ब्रेकअप करने के बाद तुम केस की बातें कर रही हो, मेरी फीलिंग्स को तुमने समझ क्या रखा है? यंगवू बस सॉरी बोलकर जाने लगती है। जुन्हो फिर कुछ नहीं कहता और अपने आंसू पोंछकर उसके पीछे जाने लगता है। कोर्ट में हम देखते हैं कि यंगवू अपनी बात रखती है कि उसके क्लाइंट मिस्टर किम ने जो हाईवे यूज किया वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी है। उस रोड को यूज करते हुए मिस्टर किम उस जगह से जरूर गुजरे जो कल्चर हेरिटेज साइट के अंदर आता है, पर उनका एम सिर्फ उस हाईवे को यूज करना था जो कि लोकल गवर्नमेंट ने पब्लिक यूज के लिए ही प्रोवाइड किया है। कोर्ट से लौटते समय यंगवू डोंग और मिन्सी की कार में जाती है और डोंग के पूछने पे बताती है कि उसने जुन्हो से कह दिया है कि वो लोग अब डेट नहीं करेंगे। इधर जुन्हो चोइसो और क्योन के साथ ड्रिंक करता हुआ ब्रेकअप के बारे में बताता है और रोता भी है। डोंग यंगवू को एक कैरियोकी प्लेस लेकर आती है ब्रेकअप से डील करने के लिए, पर यंगवू कुछ नहीं गाती, बस वो सैड बैठकर कुछ सोचती रहती है। जुन्हो बहुत ज्यादा ड्रंक था तो क्योन उसको लेकर बेड पे सुलाता है। चोइसो क्योन पे थोड़ा गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम इतना बदल क्यों गए हो और सबके साथ इतना अच्छा बिहेव करने लगे हो, कितना कंफ्यूजिंग है ये, तुम्हें पता भी है? क्योन मजाक में हंसता हुआ कहता है कि लगता है तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो तभी मुझ पे इतना ध्यान देती हो। चोइसो कुछ नहीं बोल पाती तो वो समझ जाता है कि ये सच है और सीरियस हो जाता है। दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। जुन्हो जंगम्योंग को डिस्चार्ज कराने आता है तो वो अपना एग्जाम्पल देकर समझाता है जुन्हो को कि अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो उसे खुद से दूर नहीं जाने देना, किसी भी तरह उसे रोक लेना। इधर क्योन और चोइसो पिछली रात वाली बात से एक दूसरे से थोड़ा ऑकवर्ड होकर बात कर रहे थे। तभी क्योन देखता है कि डोंग दूर से उसे घूर रही थी और पास आकर गुस्से से पूछने लगती है कि तुम किसे चूज करोगे, मुझे या उसे? क्योन कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। तभी मिन्सी खाकर मामला संभाल लेता है। रास्ते में सब लोग देखते हैं कि टेम्पल वाले टिकट बूथ को अब बंद कर दिया गया है, पर ट्रायल जीतने के बाद भी यंगवू खुश नहीं लग रही थी।
फिर सब लोग टेम्पल जाकर हेडमोंग से मिलते हैं। जंगम्योंग उनसे सॉरी बोलता है और कहता है कि वो लोग अपोजिट साइड से थे, पर उन्हें टेम्पल की सिचुएशन समझ आ रही है। हाईवे की वजह से जो भी डैमेज होता है सब टेम्पल के ऊपर ही आता है, पर गवर्नमेंट को इस बात से कोई मतलब नहीं है। जंगम्योंग फिर कहता है कि चूंकि उन लोगों के कारण टेम्पल का मेन सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो गया है, वो कुछ ऑर्गेनाइजेशन से बात करेगा एक फाउंडेशन बनाने के लिए जो टेम्पल की मैनेजमेंट देखे। जंगम्योंग हानबादा की तरफ से हेल्प भी ऑफर करता है ताकि टेम्पल गवर्नमेंट और दूसरे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ सही से कम्युनिकेट कर पाए। हेडमोंग ये सुनकर खुश होता है और कहता है कि वो बाकी लोगों से डिस्कस करके बताएगा। हेडमोंग फिर सबको लंच करने के लिए ऑफर करता है। लंच में नूडल्स बना था जो कि सबको बहुत टेस्टी लगता है। हेडमोंग अपने कुक की तारीफ करता हुआ बताता है कि वो बहुत ही बढ़िया नूडल्स बनाता है। तभी यंगवू को ध्यान आता है कि ये जगह वही है जहाँ पहाड़ और पानी अच्छे हैं, मतलब टेम्पल का कुक ही हैंगबॉक का ओनर है। यंगवू भागकर जाती है कुक से मिलने और ये कंफर्म भी हो जाता है कि ये वही है। यंगवू उससे जंगम्योंग का फेवरेट मीट बॉल नूडल्स बनाने को कहती है, तो वो बोलता है कि उसका बिजनेस तो बंद हो चुका है और वो मीट बॉल टेम्पल में नहीं बना सकता। तो सब लोग कहते हैं कि वो लोग उसकी हेल्प करेंगे उसके बिजनेस में। क्योंकि हैंगन नूडल्स ने उसके एम्प्लॉय को हायर करके उसका सीक्रेट लिया, तो अनफेयर कंपटीशन प्रिवेंशन और ट्रेड सीक्रेट प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से ये लॉ के अगेंस्ट है। सब लोग उसे रेस्टोरेंट ओपन करने को कहते हैं और बोलते हैं कि हानबादा की टीम उसकी हेल्प करेगी। ये सुनकर वो आदमी बहुत खुश होता है। वो हैंगबॉक नूडल्स ओपन करके सबको मीट बॉल्स नूडल बनाकर खिलाता है जो कि सबको बहुत पसंद आता है। जंगम्योंग तो खाकर बहुत ही खुश होता है। लास्ट में हम देखते हैं कि सीईओ हान तासुमी को न्यूज में देख रही थी। तभी वहाँ क्योन का रिपोर्टर दोस्त आता है जिसे हान ने ही बुलाया था। वो बताता है कि यंगवू तासुमी की बेटी है, पर उसे आर्टिकल पब्लिश करने के लिए इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा है। हान कहती है कि वो सारी इन्फॉर्मेशन देगी, पर इस कंडीशन पे कि उसे तासुमी के कंफर्मेशन हियरिंग के ठीक पहले आर्टिकल पब्लिश करना होगा। ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।